भैया जैसे ही लोकसभा से वक्फ बिल पास हुआ, मुस्लिम वोटर्स ने 4 नेताओं के खिलाफ इलेक्शन वारंट निकाल लिया है। कह रहे हैं कि अब आना चुनाव में, बताते हैं ढंग से ये 4 नेता कौन से हैं। पहला नाम चंद्रबाबू नायडू, दूसरा नाम नीतीश कुमार, तीसरा नाम चिराग पासवान और चौथा नाम जयंत चौधरी। ये चारों नाम जो मैंने आपको गिनाए, इनकी अपनी अपनी पार्टी है जो कि केंद्र में बीजेपी का सहयोग कर रही है, यानी एनडीए की सरकार इन 4 पार्टियों के सहयोग से टिकी है। ये बात मोटे तौर पर सच है। ये चारों हिंदू नेता हैं, लेकिन हिंदुत्ववादी राजनीति का टैग इन पर अभी तक नहीं लगा था। यानी जो हिंदुत्व की फायर ब्रांड पॉलिटिक्स करती है बीजेपी, वैसा टैग ना तो आरएलडी के ऊपर था, ना जेडीयू के ऊपर, ना चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के ऊपर और ना ही चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास के ऊपर। लेकिन अब चूंकि वक्फ बिल पर इन चारों पार्टियों ने केंद्र सरकार का समर्थन कर दिया है, तो उसके बाद जो अल्पसंख्यक वोटर है, खासकर मुस्लिम वोटर, उनके बीच एक बहस छिड़ गई है कि अब इन 4 नेताओं का इलेक्शन में क्या करना है। अब इन 4 में सबसे पहले बात उसकी जिसके ज्यादा सांसद हैं, चंद्रबाबू नायडू। 16 सांसदों के साथ केंद्र में नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस और विपक्षी दल कहते हैं कि नरेंद्र मोदी 2 बैसाखियों पर टिके हैं, एक नायडू है, एक नीतीश है। अब आते हैं चंद्रबाबू नायडू ने क्यों वक्फ बिल पर नरेंद्र मोदी की सरकार का समर्थन कर दिया, जबकि चंद्रबाबू नायडू को सेकुलर नेता माना जाता था। तो चंद्रबाबू नायडू ने वक्फ बिल पर क्यों मोदी सरकार का समर्थन किया, इसका जवाब छिपा है 2024 के विधानसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव के साथ ही आंध्र प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिसमें चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी की आंधी में वाईएसआरसीपी के जगन मोहन रेड्डी की सरकार उड़ गई थी। टीडीपी, बीजेपी और पवन कल्याण की पार्टी जनसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था। 175 में से इस गठबंधन को 164 सीटें मिली थी, जबकि सत्ता में बैठी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 11 सीटें मिली और इस तरह वाईएसआर कांग्रेस का आंध्र प्रदेश से सफाया हो गया। चौंकाने वाली बात यह है कि कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन का आंध्र प्रदेश में खाता भी नहीं खुल पाया। कांग्रेस ने तो 158 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाए, न ही कोई कम्युनिस्ट पार्टी खाता खोल पाई। इस चुनाव ने चंद्रबाबू नायडू को एक चीज समझा दी। पहला ये कि मुस्लिम वोटों के दम पर सत्ता नहीं हासिल की जा सकती। दूसरा ये कि हिंदुत्व का कार्ड खेलकर उन्होंने वाईएसआर की काट निकाल ली है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आबादी 10% से भी कम है और वो वाईएसआरसीपी और कांग्रेस में बढ़ती है, यानी 10% आबादी भी 2 पार्टियों में शेयर हो रही है और इसीलिए चंद्रबाबू नायडू का फोकस बाकी के 90% जनता पर है। हालांकि इन राजनीतिक समीकरण के अलावा पर्दे के पीछे चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी से क्या डील की है, इस पर तो अभी कोई बात नहीं की जा सकती। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को पता है कि आंध्र प्रदेश की सत्ता में बने रहने का मुस्लिम वोट बैंक से कोई खास कनेक्शन नहीं है। और नायडू के डिप्टी कौन है? आंध्र प्रदेश में नायडू के डिप्टी है पवन कल्याण, जो कि हार्डकोर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करके सत्ता में आए या अपनी सीटें बढ़ाए और फिलहाल अब उनका राजनीतिक परिचय है आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का। तो अब पवन कल्याण को साथ रख के इस बिल का विरोध करना चंद्रबाबू नायडू के लिए मुश्किल होता। और चंद्रबाबू नायडू कोई नए राजनेता नहीं है। 90 के दशक से एक सूबे की कमान संभाल चुके हैं और उनकी गिनती भारत के सबसे पॉपुलर चीफ मिनिस्टर में होती है। पिछली बार वो बुरी तरह वाईएसआर कांग्रेस के हाथों हारे, लेकिन इस बार वही हाल वाईएसआर कांग्रेस का हुआ और चंद्रबाबू नायडू ने असेंबली इलेक्शन में भी शानदार जीत दर्ज की और लोकसभा चुनाव में भी आंध्र प्रदेश में शानदार परफॉर्मेंस किया। पवन कल्याण की लोकप्रियता आंध्र प्रदेश में कितनी है, ये इसी से समझ लीजिए कि 2024 के विधानसभा चुनाव में पवन कल्याण ने 21 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उनकी पार्टी ने सभी 21 सीटों पर जीत दर्ज की। यानी पवन कल्याण की पार्टी जेएसपी जनसेना पार्टी का स्ट्राइक रेट 100% का रहा। जितनी सीटों पर लड़े उतनी जीत गए। चंद्रबाबू नायडू समझ चुके थे कि जेएसपी का असर आंध्र प्रदेश में बहुत तेजी से हो रहा है और इसीलिए चंद्रबाबू नायडू ने पवन कल्याण को आंध्र प्रदेश का डिप्टी सीएम बनाया है। नरेंद्र मोदी भी जब भी आंध्र प्रदेश में रैली करते हैं या जब भी पवन कल्याण से मिलते हैं तो दोनों के बीच बहुत गर्मजोशी दिखाई देती है। अब सवाल है कि नीतीश कुमार, जिनको माना जाता है कि अच्छा खासा मुस्लिम वोट बैंक ले जाते हैं, वो आखिर क्या सोचकर वक्फ बिल के समर्थन में आ गए? तो इसका जवाब है मुस्लिम वोटों का रुझान। जब नीतीश कुमार ने मुस्लिम वोटों की पूरी टाइमलाइन देखी इलेक्शन बाय इलेक्शन, तब उन्होंने वक्फ बिल के सपोर्ट में बीजेपी और एनडीए सरकार के साथ जाना ही बेहतर समझा। दरअसल बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 18% है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन 40 सीटों पर एनडीए के मुकाबले आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन को 77% मुस्लिम वोट मिले थे। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव को
फिर बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर लड़ा, लेकिन एनडीए को सिर्फ 15% वोट मिले, जबकि महागठबंधन को 76% वोट मिले थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में तो गजब हो गया। इस बार भी बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा और एनडीए को 12% वोट मिले, जबकि इंडिया गठबंधन को 87% मुसलमानों के वोट मिले थे। यानी नीतीश कुमार 12% मुस्लिम वोटों पर निगाह रखने की बजाय जो ओबीसी और ईबीसी मिलकर बिहार में 63% आबादी होती है, उसको टारगेट कर रहे हैं। बिहार की कुल जनसंख्या में यादव आबादी 14% है, लेकिन यादव आबादी छोड़कर जो ओबीसी वोटर है उस पर बीजेपी और जेडीयू दोनों का फोकस है। और रही बात ईबीसी यानी एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास वोटर की, तो वो माना जाता है कि वो नीतीश और बीजेपी का वोटर है। यानी नीतीश कुमार की नजर 14% यादव वोट और 18% मुस्लिम वोट पर नहीं, बल्कि बाकी बचे वोटों पर है। और इसी समीकरण को देखते हुए नीतीश कुमार ने लोकसभा में वक्फ बिल पास कराने के लिए अपनी पार्टी को यस बोला।